हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सामाजिक मानव शास्त्र के आपके प्रश्न पत्र में प्रारूप के अंतर्गत तुलनात्मक प्रारूप की चर्चा करने जा रहे हैं। कंपैरेटिव मॉडल जो है वो अध्ययन के अंदर बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तुलनात्मक प्रारूप के आधार पर मानव शास्त्री सारी मानव संस्कृतियों की सामान्य विशेषताओं का पता लगाने में समर्थ होते हैं और वे हमारे सामने उन संस्कृतियों की तुलना करते हुए उनकी विशेषताओं को प्रस्तुत करते हैं। मानव शास्त्रियों ने सामाजिक घटनाओं के संबंध में वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त करने के लिए जिन प्रारूपों को लिया काम में, उनको हम तुलनात्मक प्रारूप के रूप में समझ सकते हैं। जब हम घटनाओं को तथ्यों की परस्पर तुलना करके, एक या अधिक घटनाओं के बीच में तुलना करके निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, तो हम इसे तुलनात्मक प्रारूप या तुलनात्मक दृष्टिकोण के रूप में देखते हैं। अतः तुलनात्मक प्रारूप अध्ययन की वह विधि कहलाती है जो कि एक से अधिक सामाजिक घटनाओं से संबंधित तथ्यों का उनमें पाई जाने वाली समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर तुलनात्मक विश्लेषण और व्याख्या को प्रस्तुत करती है। अब इस बात को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर हम मानव शास्त्रियों की अध्ययन की इस प्रारूप को देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि वे आदिम और सरल समाजों के अध्ययन पर जोर देते थे और उसका आज के विकसित समाजों के साथ हम तुलना करके उस समय के सामाजिक जीवन को, राजनीतिक जीवन को या अन्य किसी भी व्यवस्था को समझ सकते हैं। जब हम प्रारंभिक मानव शास्त्रियों की तरफ जाते हैं तो उन्होंने इसका उपयोग संस्कृति के अध्ययन में किया था। संस्कृति जो है वो जीवन जीने की एक शैली के रूप में देखी जाती है और विभिन्न प्रदेशों और विभिन्न युगों की संस्कृति या सांस्कृतिक विशेषताओं को चुनकर उनमें कुछ कृत्रिम तुलना करके यह निष्कर्ष निकाल लिया गया कि सभी समाजों में संस्कृति का जो विकास है वो सामाजिक रूप से कुछ निश्चित स्तरों से होकर गुजरा है। तो इस प्रकार से समाज और सावयव की जो तुलना है वो की गई और सबसे पहले जो है वो हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज यानी सोसाइटी और ऑर्गेनिज्म का कंपैरिजन हमारे सामने रखा कि जिस प्रकार से एक जीव या एक सावयव के सभी अंग मिलकर उसकी संरचना को बनाते हैं, उसी प्रकार समाज के विभिन्न अंग मिलकर उसकी संरचना को बनाते हैं और आगे चलकर यह संरचनात्मक उपागम के रूप में प्रसिद्ध हुआ। और जैसे सावयव के सभी अंग संरचना को बनाते हैं और कार्य करते हैं, उसी प्रकार समाज के सभी अंग एक दूसरे के साथ प्रकार्यात्मक ढंग से जुड़े हुए होते हैं। तो यह बहुत महत्वपूर्ण चर्चा जो है वो रही। यदि हम समाजशास्त्र के जनक ऑगस्ट कॉम्ट के विचारों को देखते हैं तो उन्होंने हमारे सामने लॉ ऑफ 3 स्टेजेस को रखा और उन्होंने ये कहा कि हम 3 स्तरों से होकर गुजरे हैं, धार्मिक या काल्पनिक अवस्था, दूसरी वो कहते हैं तात्विक या अमूर्त अवस्था और तीसरी वैज्ञानिक या प्रत्यक्ष अवस्था। यानी कि हम अब जिस भी घटना का बात करते हैं, घटना की चर्चा करते हैं, उसके बारे में हम व्याख्या या विश्लेषण करते हैं तो हम वैज्ञानिक तरीके से उसे प्रस्तुत करते हैं, जबकि हम उससे पहले इस तरह नहीं किया करते थे। तो यहाँ पर हम इसे उनकी पॉजिटिविस्टिक थ्योरी के रूप में समझते हैं। अगर हम तुलनात्मक रूप में दुर्खिम की थ्योरीज को देखें तो वे कहते हैं कि कार्य कारण संबंधों की स्थापना प्रत्येक घटना में होती है और एक घटना जो है वो दूसरी घटना का कारण मानी जाती है। इसी प्रकार से मैक्स वेबर अपनी आइडियल टाइप के प्रारूप को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि विश्व के 6 धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन करके उन्होंने यह निकाला कि धर्म जो है वो किस प्रकार प्रगति या विकास में सहायक होते हैं और समाजों में किस प्रकार की स्थितियां पैदा करते हैं। उन्होंने कन्फ्यूशियन, हिंदू, बौद्ध, इस्लाम,
ईसाई और यहूदी धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन हमारे सामने प्रस्तुत किया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बहुत सारे मानवशास्त्री, बहुत सारे समाजशास्त्री तुलनात्मक प्रारूप को अपने अध्ययन हेतु प्रयोग में लेते हैं। अब ये तुलनात्मक प्रारूप जो है उसकी कई सारी पूर्व आवश्यकताएं होती हैं या बहुत सारी विशेषताएं ये हमारे सामने रखते हैं, जैसे कि अनुसंधानकर्ता का अध्ययन के क्षेत्र से परिचय कराते हैं और उसमें गहन निरीक्षण की योग्यता को पैदा करते हैं। तुलनात्मक प्रारूप के द्वारा ही हमें आलोचनात्मक विश्लेषण, हमें यानी एक अनुसंधानकर्ता, एक अध्ययनकर्ता, एक अवलोकनकर्ता के अंदर एक आलोचनात्मक विश्लेषण की दृष्टि पैदा होती है और वह उसकी तर्क संगत व्याख्याएं प्रस्तुत करता है और अंत में सावधानी पूर्वक रिपोर्ट को प्रस्तुत करता है, प्रतिवेदन को प्रस्तुत करता है। यदि हम तुलनात्मक प्रारूप के प्रमुख चरणों की तरफ जाएं तो हम देखते हैं कि इसमें अध्ययन की जाने वाली अवस्थाओं का निरीक्षण और मापन किया जाता है। विषयों के एक वर्ग या वर्गों में उपस्थित अनुपस्थित कारकों को नोट कर लिया जाता है और फिर उपस्थित या अनुपस्थित कारकों और ये उन अवस्थाओं जिसमें कि ये घटना हुई है की तुलना की जाती है और फिर इसके निष्कर्ष निकालकर अध्ययन की रिपोर्ट को प्रस्तुत किया